कैलाश विजयवर्गीय जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल्याण बनर्जी एफआईआर तो हो गई है, क्या ममता कोई कार्रवाई करेंगी इनके खिलाफ? क्या पार्टी ने माफी की मांग की? उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड क्या कहता है? वो तो कह रहे माफी की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि ममता जी के इशारे पे किया होगा, क्योंकि ये सरकार पिछले 5 वर्षों से 30% लोगों की चिंता कर रही है, 70% लोगों की कोई चिंता नहीं, और इसलिए उनकी भावनाओं को आहत करना एक सामान्य सी बात है। अभी से नहीं, आप पहले भी बहुत सारे घटनाक्रम देख सकते हैं, चाहे वो नवरात्रि के समय में दुर्गा विसर्जन की बात हो और मुहर्रम के जुलूस की जरूरत की बात हो, चाहे कि बच्चे अगर टीचर्स संस्कृत का मांगे तो ये उर्दू पे भेज देते हैं, अगर वो आंदोलन करते हैं तो ये गोली चला देते हैं। वो बच्चे आज भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनके माँ बाप ने उनको गाड़ के रखा है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 3 वर्ष हो गए। ये सरकार हमेशा ही इस प्रकार के बयान देती रहती है, और मैं लगता हूँ कि ये ममता जी के इशारे पे दिया होगा, इसलिए माफी काय को मांगेंगे। तो ये बहुत सामान्य बात है। बंगाल के अंदर ये तुष्टिकरण की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है ये फिर बयान जो उन्होंने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि गैर जवाबदार बयान है, इसकी निंदा करना चाहिए, और इसके समर्थन में जो लोग भी आते हैं, मैं नहीं समझता कि वे बिल्कुल भी प्रजातांत्रिक तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आखिर इस देश में सब लोग रहते हैं, सबकी भावना है। भावना के अनुरूप यदि आप उसकी भावना का समझौता, इसका मतलब है आप प्रजातंत्र, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, आप इतने पार्षद से लेके मंत्री तक और दुनिया भर के पदों पर रहे हैं, आप बंगाल के प्रभारी हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये जानबूझकर दिया गया बयान है? आप जिस 30% की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए दिया गया बयान है? निश्चित रूप से। देखिए, चुनाव के समय इस प्रकार के बयान देना, तो मैं तो सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि ये सरकार 60% लोगों की है ही नहीं। ये सरकार सिर्फ 30% लोगों की चिंता करती है, और घुसपैठियों की चिंता करती है, रोहिंग्या की घुसपैठियों की चिंता करती है। बाकी लोगों की उनकी चिंता नहीं, ना उन लोगों को इनको वोट चाहिए, इसलिए उनकी भावनाओं को भी आहत करती है। तो ये बहुत सामान्य घटना है पश्चिम बंगाल में, और सिर्फ तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, माफिया राज, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं। लोग ये तर्क देते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करती है, इसके चलते इस तरह से बयान आ रहे हैं, आपको काउंटर करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, और इसकी अगर कोई पहली कल्पित है तो वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो धर्म के आधार पर राजनीति करती है। देखिए, धर्म क्या होता है और राजनीति क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, इसको समझना चाहिए लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी जो कहा, डंडे की चोटों पे कहा है, ऐसा नहीं करा कि जनता के बीच में कुछ और पीछे कुछ। हमने यदि कहा कि भारत में जो हटाई, जब हमें अवसर मिला, 50-60 साल हमने इंतजार किया, हमने कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बता दी, अब तो तारीख भी, भूमि पूजन भी होगा, और अब भी तारीख 3 साल बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, वे राम मंदिर के अंदर जाए। सर जो उनको मिल, तो हमने भी जो कहा वो डंडे की चोट पे करा, जो कहा है वो करके दिखाया। हमने कहा कि हम हमारे पड़ोसी देश के अंदर जो लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनको हम नागरिकता देंगे, हम सीए का बिल लाए। तो जो भी कहा है हमने डंडे की चोट पे कहा है और करके दिखाया, और ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है। और इसलिए यदि इन लोगों को वो धार्मिक लगता है तो लगे, पर हम इसे सांस्कृतिक मानते हैं, मेरे देश की जन भावना का सम्मान है, और यही प्रजातंत्र के अंदर है कि प्रजातंत्र में आप लोगों की भावना का सम्मान करें। हमने कभी मुस्लिम समाज को हर्ट नहीं किया। बता दीजिए, जो राम जी के बारे में बोला वो कमेंट्स अगर मोहम्मद साहब के बारे में बोल देते कोई भी व्यक्ति, इस देश में क्या होता है आप खुद ही बताइए। जीवन जी आपका बहुत अनुभवी पत्रकार है, यदि ऐसा ही बयान, इसी प्रकार का अपमानित करने वाला बयान यदि मोहम्मद साहब के बारे में बोल दिया जाता तो क्या होता? तो इसलिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंदर ही हमने धारा 370 राम मंदिर के मुद्दे के लिए है, और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि देश, संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी है। एक जवाबदार राजनीतिक दल है, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल में आने का पॉलिटिकल इफेक्ट है कि इस स्तर पर जाकर टीएमसी के लोगों को बात करनी पड़ रही है, इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। क्या आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि ओवैसी के आने पर टीएमसी के लोग को घबराहट हो सकती है, बाकी लोगों को घबराहट हो सकती है जिनका कि वोट बैंक एक विशेष वर्ग का है। हमें कोई घबराहट नहीं। हमने तो बंगाल की राजनीति में 50% वोट के आधार पर 2/3 बहुमत लाकर हमने सरकार बनाने की हमारी तैयारी की है और हमें विश्वास है कि हम 51% वोट लाएंगे, 2/3 बहुमत बनाएंगे और बाकी जो लोग हैं कोई भी लड़ने आए वो 49% में अपने मतों का विभाजन करेंगे। पर हमारा जो तैयारी है, हमारी जो बंगाल में हमारी जो इतना है 50% वोट की, इसलिए किसी के लड़ने और किसी के नहीं लड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके वोट बैंक पे असर होता है उनको फर्क पड़ेगा। लोग कह रहे कल्याण बनर्जी ने तो बीजेपी का काम कर दिया। बीजेपी चाहती थी कि चुनाव को पोलराइज कराए और कल्याण बनर्जी ने ऐसा बयान दे दिया जो भारतीय जनता पार्टी की मतलब बाँछें खिल गई है इस पूरे बयान से। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बयान सोची समझी साजिश की तरह दिए जाते हैं और उन्होंने देख लिया कि अपनी पार्टी में ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति जो है बयान दे सकता, तो उससे दिलवा दिया। अब हम और आप उस बयान पे चर्चा कर रहे हैं, पर वास्तव में जो नीयत है उनकी और नीति है उनकी वो तुष्टीकरण की है। वो एक 30% वोट को खुश करने के लिए बयान दिया गया और ये ममता जी के इशारे पर दिया गया। ठीक है, मैं आपको एक और बयान सुनाता हूं। शुभेंदु शेखर राय का यह बयान है, उनके सांसद है। उन्होंने शाम को आज क्या क्या सुनिए, यह भी बड़ा दिलचस्प है। शेख मुजीब ने हर बंगाली को बोला था बांग्लादेश होने का पहले कि खानसिला के खिलाफ, राजाकार के खिलाफ हर घर को दुर्ग बनाओ। हम भी कहेंगे, कह रहे हैं कि बाहरी जो वर्गी हमारे यहाँ अमन और शांति को बिगड़ने का कोशिश करेगा, उसको लड़ने के लिए अपने अपने घर को दुर्ग बनाए। हम हथियार लेना नहीं चाहते, लेकिन बंगाल जिस दिन हथियार लेते हैं तो सारा हिंदुस्तान कांप जाते हैं। आपकी टिप्पणी, नया बयान है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन में दिए गए बयान है, उनको पता है कि उनकी जमीन खिसक रही है और बाहरी मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि ममता जी, उनकी पार्टी की तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो बड़े बड़े वकील हैं, पार्लियामेंट के अंदर भाषण देते हैं, ये बताएं कि बांग्लादेश के घुसपैठिए बाहरी हैं या इस देश के प्रधानमंत्री बाहरी। मुझे ये बताएं कि वे रोहिंग्या मुसलमान जो जिनको आपने शरण दी है और वो यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, जो तस्करी कर रहे हैं, गाय की तस्करी कर रहे हैं, जो फेक करेंसी की तस्करी कर रहे हैं, उनको आपने संरक्षण दे रखा है और तन मन धन से उनका सपोर्ट भी करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो वोट देंगे। वो बाहरी नहीं है, प्रदेश के प्रधानमंत्री बाहरी है, देश के गृह मंत्री बाहरी है, नड्डा जी बाहरी है। अब ये संकुचित मानसिकता, क्या बंगाल इस देश से ऐसा नहीं? क्या ममता जी और उनकी पार्टी के लोग ये समझते हैं कि एक अलग देश बन गया है? क्या ये भारत से संविधान वहां पर लागू नहीं होता? नहीं होना चाहिए, अभी नहीं होता। क्या लागू नहीं होना चाहिए? ये चुनौती है सारे देश के लोगों के लिए कि बंगाल में क्या हो रहा है और किस प्रकार के बयान आ रहे हैं और ये कितना भारत के संविधान के प्रति जवाबदार लोग हैं। और इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि टीएमसी की सरकार, टीएमसी के नेता गैर जिम्मेदार पूर्ण बयान देते हैं और कई बार इसमें अलगा हुआ छिपा हुआ रहता है। ये बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए।